आप जो डेमोग्राफी है, मतलब जो आपके वोटर्स हैं, वोटर्स आपका जो पॉपुलेशन है उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स, अगेन इसमें जैसे जो कास्ट हुआ, रिलीजन हुआ, प्रोफेशन हुआ, ये सारी चीजें जो हुई, ये सारा चीज हमारे डेमोग्राफिक वोटर एट्रीब्यूट्स का पार्ट है। तो डेमोग्राफिक वोटर टारगेटिंग अगेन ये कॉम्प्लेक्स भी होता है, ये इतना इजी नहीं है। जैसे ज्योग्राफिक वोटर टारगेटिंग तो बहुत इजी है, हमने रीजन डिफाइन कर दिया भाई, इस रीजन, ये रीजन, रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी, रीजन डी। फिर उसमें जो हमें काम करने की जरूरत है वो ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई एक पर्टिकुलर रीजन में कितने वोटर्स रहते हैं। तो ये फिर भी एक लेवल पे सिंपल है। जो डेमोग्राफिक वोटर टारगेटिंग है वो रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि इसका डेटा बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। जैसे लेट्स से कि कौन से एफ्लुएंट घर हैं, कौन से प्रोफेशन का डेटा लोगों का ज्यादा अवेलेबल नहीं है। किसी भी एरिया में हम अगर जानना चाहें कि भाई हमारे 1 लाख वोटर हैं या फिर जो भी हमारे इलेक्शन के वोटर्स हैं, उनका अगर हम प्रोफेशन जानना चाहें तो वो डेटा इजीली अवेलेबल नहीं है। हम अगर जानना चाहें कि भाई उनका कास्ट क्या है, उनका रिलीजन क्या है, ये डेटा अगेन अवेलेबल नहीं है पब्लिक डोमेन में। तो हमें इन डेटा को फाइंड आउट करने के लिए अपनी टीम लगानी पड़ती है, या फिर हम बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन मेथड्स के ऊपर जाते हैं। लेट्स से उनके सरनेम के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं, या फिर उस एरिया में जो स्पोक्स पर्सन है उससे हम इनपुट्स लेते हैं। तरह तरह से हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं। अब इसमें देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, आपका जो ओपोनेंट है वो भी अप्रोक्सीमेशन कर रहा है। बोथ ऑफ यू आर डूइंग द अप्रोक्सीमेशंस। नाउ गिव अप नहीं करना है, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है? जितना हार्ड, जितना टफ, जितना टाइम कंज्यूमिंग ये आपके लिए है, इक्वली उतना ही ये आपके ओपोनेंट्स के लिए भी उतना ही टाइम कंज्यूमिंग है। और हर बार जनरली एक टेंडेंसी होती है कि इन चीजों को जितना उतने अच्छे से नहीं किया जाए, क्योंकि ज्यादा मेहनत लग रही होती है। और इट्स लाइक बिल्डिंग अप योर फाउंडेशन। जैसे कोई भी बिल्डिंग जब बनाते हैं तो उसका जो फाउंडेशन होता है उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है और कुछ दिखता नहीं है सामने। लग रहा होता है कि सब जा ही रहा है उसमें, लेकिन कुछ भी विजिबल नहीं होता है। वही चीज वोटर टारगेटिंग के भी केस में है। इतने सारे एट्रीब्यूट्स, अप्रोक्सीमेशंस, बहुत सारा हार्ड वर्क जो हम करते हैं वो विजिबल नहीं होता है, लेकिन दोज आर द पिलर स्टोन्स फॉर डिजाइनिंग आवर कैंपेन्स, फॉर डिजाइनिंग आवर रीच आउट प्रोग्राम्स, फॉर इन फ्यूचर all our money allocations take place based on those initial attributes that we have done, the initial voter targeting exercise that we have done. And अगर हम वहां पे सिंसियर नहीं है तो क्या होगा? हम उस ऑडियंस को टारगेट कर लेंगे जो ऑडियंस वास्तव में हमें टारगेट करनी नहीं थी, या जो ऑडियंस हम टारगेट करते लेकिन हमारे पास आनी नहीं थी, हमें पता ही नहीं है। हो सकता है हम सोच रहे हो कि पर्टिकुलर ऑडियंस किसी रीजन में 20% है रीजन में, या फिर लेट से हम सोच रहे हो कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेशन वाले 20% हैं, जबकि एक्चुअली में हो सकता है कि वो 30% हो, या हो सकता है वो 15%, क्योंकि हमने वो हार्ड वर्क किया नहीं इनिशियली। क्योंकि उसको करने का कोई सिंपल तरीका नहीं है कि गूगल किया और पता चल गया, राइट? वो ये एक एक्चुअली में टफ एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने बेस्ट रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हैं। जैसे हमारी टीम में जिन लोगों को सबसे ज्यादा नॉलेज है प्रोबेबली, और जिनके टाइम की सबसे ज्यादा कीमत है, उन लोगों को हमें इस एक्सरसाइज में हम लगाते हैं, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज्यादा नॉलेज है और इसका डेटा तो अवेलेबल है नहीं पब्लिक डोमेन में। उनसे हम नॉलेज लेते हैं और उस नॉलेज को हम इंटीग्रेट करके फाइनल
रिसर्च रिपोर्ट पे पहुंचते हैं। अब इनिशियली हम ये सोच रहे हैं कि भाई उन लोगों को कैसे यूज करें, जो भी रीजन हो वो अप्रोक्सीमेशन मैक्सिमम हमने अप्रोक्सीमेट करके अपना रिपोर्ट बना दिया। तो जो भी अप्रोक्सीमेट करके रिपोर्ट बना दिया, रिपोर्ट तो बन गया, नंबर्स भी आ गए, ठीक है, 20% नंबर आ गया। उसके हिसाब से अब सोचो कि आगे 10 टीमें काम करेंगी, पूरा का पूरा कैंपेन डिजाइन होगा, उसमें हमारे लाखों रुपए खर्च होंगे उस कैंपेन में, उससे रिलेटेड कितने सारे वीडियो क्रिएटिव्स बनेंगे, ऑडियो क्रिएटिव्स बनेंगे, कितने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस बनेंगे, कितने बैनर बनेंगे, पोस्टर बनेंगे, लास्ट में हमारी कॉल सेंटर की टीम लगेगी जो उन तक रीच आउट करे, राइट। लेकिन अगर इनिशियल लेवल पे ही वो डेटा सही नहीं है, बहुत अप्रोक्सीमेशन है, तो पता चलेगा फोन कर रहे हैं तो गलत लोगों को फोन लग जा रहा है, फोन ही नहीं उठ रहा है, पता ही नहीं है। हम अपने टीम को बार बार डांट रहे हैं कि यार आप सही से रीच आउट नहीं कर रहे हो, देखो 20% है, आपको मिल ही नहीं रहा है, कोई क्यों नहीं मिल रहा है। एक्चुअली में उतना है ही नहीं, क्योंकि शुरू में हमने ही डंडी मार दिया। तो ऐसा भी हो सकता है ना, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी वोटिंग ही ना करती हो। हाँ, ये भी हो सकता है, एग्जैक्टली सही बोल रहे हो आप, सही। उस कम्युनिटी, हम सोच रहे हो कि भाई वो कम्युनिटी, हमने अपना बेस्ट बेट दिया हुआ है कि 30,000 वोट चाहिए, उसमें उस कम्युनिटी से हमने सोचा हुआ है कि इतने वोट मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली में वो जो कम्युनिटी है वो इलेक्शन को छुट्टी मानती है, वो चले जाते हैं घूमने, राइट। और हम सोच रहे हैं कि वहां से 70% वोट आएगा हमें। तो जितने भी पैसे, लास्ट में हमें सरप्राइज मिल जाएगा रिजल्ट्स के समय, राइट। इस बार बहुत सरप्राइजेस मिले हैं इस लोकसभा इलेक्शंस में। ये सिर्फ अगेन लोकसभा इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट तो है ही डेफिनेटली, कोई ये सारे इलेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। ये आपका जो भी मतलब एसोसिएशन इलेक्शंस हो, बार काउंसिल इलेक्शंस हो, RWA के इलेक्शंस हो, आप कोई भी इलेक्शंस नेम करिए, हर इलेक्शन के साथ ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो भी वोटर्स, एक तो वोटर्स बहुत हद तक डिफाइंड नहीं है, ठीक है, और जो भी डिफाइंड वोटर्स हैं उनका डेटा बहुत मिनिमम लेवल पे अवेलेबल है, प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है। तो एज अ कैंडिडेट जब हम उस इलेक्शन को प्लान कर रहे हैं, तो एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप 50% इलेक्शन जीतने की उसी समय जीत जाते हो अगर आप वोटर टारगेटिंग की एक्सरसाइज को बहुत रिलीजियसली करते हो। और अगेन आप अपना बहुत सारा पैसा भी बचा लेते हो इस प्रोसेस में, ठीक है। इतना मतलब आप समझ लो कि ऑलमोस्ट आपका इलेक्शन एक्सपेंस का अमाउंट हाफ हो जाएगा अगर आप वोटर टारगेटिंग में टाइम दे दोगे। यूजुअली क्या होता है, एज पॉलिटिशियंस जो हमने देखा है, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं कि वो अपना बहुत सारा समय दूसरे लीडर्स के आगे पीछे दे देते हैं, ठीक है। कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, अपना मैक्सिमम टाइम वो इधर उधर मीटिंग्स में निकाल देते हैं, ठीक है। और ये जो वेट कर रहे होते हैं कि टिकट मिल जाएगा, जब टिकट मिल जाएगा उसके बाद मैं ये काम करूंगा, भैया अभी तो सोच में ही नहीं है, अभी तो सोच में सिर्फ टिकट मिल जाए, टिकट मिल जाए, टिकट मिल जाए। और इस काम को वो, चूंकि इस काम ये दिखता भी नहीं है, वोटर टारगेटिंग अगर आप कर भी रहे हो तो जैसा मैंने कहा कि फाउंडेशन बनाने वाली बात है, ये कहीं दिखता भी नहीं है, तो आप इसको डिले करते जाते हो, डिले करते जाते हो, ठीक है। कल के डेट में जब आपको टिकट मिल जाता है या जैसे जैसे टाइम बहुत नजदीक आ जाता है, उस समय आप पैनिक करने लगते हो, और पैनिक करते हो तो क्या होता है, उस समय फिर अगेन आप तो और भी ज्यादा बिजी हो गए, तो अब आप अगेन टीम लगाओगे उसी काम को करने के लिए। अब आप खुद सोचो, जो काम आपने बहुत अच्छे से नहीं किया, वो टीम में भी हमारा इंटेंशन ये रहता है कि कैसे हम पैसे बचा लें, ठीक है, कैसे सस्ती टीम लगा दें, कितना ज्यादा उनके साथ नेगोशिएट कर लें, बार्गेन कर लें, कितना मिनिमम अमाउंट उस पे स्पेंड करें। तो जब हम ये सारे फैक्टर्स पैसे
के ही पर्सपेक्टिव में सोचते हैं तो टीम के नाम पे हम 4-5 बंदे रख लेते हैं जिनको उतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। अब जो काम हम खुद नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है, उसको हमने दे दिया उनको करने के लिए, जिनका उस एरिया से कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं, ठीक है, या है भी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग से उनकी अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली कम होगी क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन भी कम है। फिर आपने उनको जो आपके, मैंने कहा कि इस एक्सरसाइज में हमारे बेस्ट मैन पावर लगना चाहिए, बेस्ट वॉलंटियर्स लगने चाहिए जिनको बहुत अच्छे से आइडिया है, उनका टाइम हमें चाहिए। वो टाइम अब आप मांगेंगे एज अ कैंडिडेट तो वो आपको देंगे भी, आपकी टीम वाले ये एडहॉक बच्चे अगर उनसे मांगेंगे तो कितना चांस है कि वो तो टाइम भी बहुत कम देंगे, ठीक है। अब ये सब फैक्टर होते हुए, लेकिन चूंकि आपने उनको काम दिया हुआ है कि भाई रिपोर्ट तो तुम्हें देनी ही है, तो वो रिपोर्ट तो बना ही देंगे, नंबर्स आ ही जाएंगे आपके पास। लेकिन अब आप सोचो कि उन नंबर्स के बेसिस पे आप अपना पूरा कैंपेन प्लान कर लोगे, अपने जितना भी लाखों रुपए आप खर्च कर दोगे, क्या रिजल्ट आएगा अगेन वो आपके हाथ में नहीं होगा। तो कितना डेट्रीमेंटल है। और इस तरह से एक दो नहीं, मतलब कई सारे मोर देन 80% कैंडिडेट्स, 80-85% कैंडिडेट्स इसी ट्रैप में रहते हैं और इवेंचुअली जो रिजल्ट्स होता है वो हमारे सामने है। मतलब देखो, इलेक्शन जीतना हारना एक बात है, डेफिनेटली कोई भी इलेक्शन जहां होता है तो एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक ही आदमी जीतता है वो इलेक्शन, ठीक है। लेट्स से सीए, कुछ एसोसिएशंस के इलेक्शंस होते हैं, वहां 7-8-9 लोग जीतते हैं, पूरा एक बोर्ड जीतता है, और लेकिन उसमें भी 30-35 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप विनर हो या लूजर हो ये एक चीज है डेफिनेटली, लेकिन हारने के बाद भी आप रीजंस नहीं निकाल पा रहे हो, आप अगले इलेक्शन की प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। दिस इज द चैलेंज। भाई ठीक है, हार गए कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आप जीतो, लेकिन अगले इलेक्शन में भी क्या ग्राउंड वर्क लेके आप जा रहे हो? कुछ ग्राउंड वर्क होगा तभी तो अगले इलेक्शन में आप अपने जीतने के चांसेस इंप्रूव कर पाओगे। कुछ है ही नहीं आपके पास। आपके पास जो प्रचार का मटेरियल है, प्रचार के मटेरियल को आप कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकते हो आगे। आप क्या कैरी फॉरवर्ड करोगे? रिसर्च का मटेरियल कैरी फॉरवर्ड करोगे। रिसर्च आपने टाइम पास कर दिया है तो क्या करोगे? आपका जो प्रॉब्लम है वो तो एज इट इज रह गया, अभी भी आगे भी। दूसरा प्रॉब्लम इसके साथ ये होता है कि कई बार इनिशियल लेवल पे भी जब हम ये काम नहीं करते हैं तो हम सही से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं सेलेक्ट करते हैं। हम लीडरशिप के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमें यहाँ से टिकट दे दीजिए क्योंकि हम वहां रहते हैं, लेकिन क्या हमारे लिए वो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है? क्या हमारे लिए वो बेस्ट एरिया है? हमें नहीं पता, हमारे पास तो कोई डेटा ही नहीं है इस बात को जानने के लिए। कई बार ऐसा भी होता है, पिछले इलेक्शन में जो आपका डेटा था अगले इलेक्शन में वो ही कई बार डिसेबल हो जाता है। जैसे गुरुग्राम जैसे शहर में कई बार वो डेटा फॉल्स हो जाता है बिल्कुल। सही बात है, एब्सोल्युटली। तो वो तो देखो, वो तो एक अलग केस है, डिलिमिटेशन का केस है। अगर बाउंड्रीज चेंज हो रही हैं, जो कि लोकल इलेक्शंस में कई बार होती रहती हैं, और अभी भी 2026 या 7 में 26 बात हो रही है, 26 में डिलिमिटेशन की बात हो रही है, तो ओवरऑल बाउंड्रीज चेंज होंगी, कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंक्रीज करेंगी, एंड अगेन ये लगभग सारे लोगों के लिए ही फिर से फ्रेश एक्सरसाइज हो जाएगा। इसको एडवांटेज की तरह भी देख सकते हैं, डिसएडवांटेज की तरह भी देख सकते हैं, सारे लोगों के लिए ही हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कैंडिडेट के लिए हुआ, दूसरे के लिए नहीं हुआ। लेकिन उनके लिए ज्यादा होगा ना जिनके पास में पुराना डेटा अवेलेबल है, थोड़ा उनको रेक्टिफिकेशन ही करना है उसका। मतलब हाँ, कह सकते हो आप, अगर किसी ने अच्छे से पहले किया हुआ एक्सरसाइज, ज्यादा कम कुछ नहीं होता है, मतलब वो फिर से आपको तो देखना पड़ेगा ही, और जो भी उसमें गैप है उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा।
अगर बहुत सारी मेहनत आपने पहले ही की हुई है तो बाद में मेहनत कम हो जाएगी, सही बात है। पहले नहीं की हुई है तो बाद में करनी पड़ेगी, बाद में भी उस समय भी नहीं करोगे तो भगवान भरोसे रिजल्ट्स हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स का भगवान भरोसे रिजल्ट होता है। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा सीआर पाटिल जी का, ठीक है। सीआर पाटिल जी अभी नवसारी लोकसभा से 4th टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए हैं इस बार, और वो अभी बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं गुजरात के। तो सीआर पाटिल जी का ये 4th टर्म वो इलेक्ट हुए, और उनका चारों इलेक्शंस में कंसिस्टेंटली अपना वोटर मार्जिन बढ़ता ही आ रहा है। मतलब 2009 में वो फर्स्ट टाइम जब इलेक्ट हुए थे तो उनका वोटर मार्जिन उस समय था लगभग 1.5 लाख के आसपास उनका वोटर मार्जिन था, जिससे वो जीते थे। उनको लगभग 4.5 लाख वोट मिले थे 2009 वाले इलेक्शन। उसके बाद 2014 इलेक्शन में उनको मिले लगभग 8 लाख के आसपास वोट, ठीक है। उसके बाद 2019 वाले इलेक्शन में उनको अराउंड 10 लाख के आसपास वोट मिले, 7 लाख उनका वोटर मार्जिन था जिससे वो जीते थे। और 2024 अभी जो इलेक्शन खत्म हुआ उसमें 7.5 लाख उनका वोटर मार्जिन, विक्ट्री मार्जिन रहा, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो कांस्टेंट बेसिस पे इस चीज पे काम कर रहे हैं कि जिन वोटर्स के साथ उनका कनेक्ट है वो रहे, नंबर 1, और नंबर 2 वो कैसे बढ़े। तो इसीलिए इलेक्शंस के समय उनको इस बात की टेंशन नहीं होती है कि ये इलेक्शन हम जीतेंगे कि हारेंगे। उनको एग्जैक्टली पता होता है कि पिछले बार मेरा इतना मार्जिन था, इस बार मेरा मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि इस 5 साल में इतने लोगों के साथ तो हम ऑलरेडी कनेक्टेड थे, इतने नए लोगों का हमने काम करवाया है, तो हम इनसे भी वोट मांगेंगे और चुनाव वाले दिन हमको ये इंश्योर करना है कि ये जाके वोट दे दें तो मेरा मार्जिन इतना बढ़ जाएगा। ये उनको क्लियरली पता है एज अ कैंडिडेट, ठीक है। तो उनको इलेक्शन जीतने की टेंशन नहीं है, फिर वो रियल पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स में सिर्फ आप इलेक्शन जीतना तो फर्स्ट स्टेप है, आपका स्टेपिंग स्टोन है उस इलेक्शन में, लेकिन एक्चुअली में जो पॉलिटिक्स आप करते हो वो इलेक्शन जीतने के बाद करते हो। जीत के आप रिप्रेजेंटेटिव बन गए, और नाउ एज अ रिप्रेजेंटेटिव आपका काम है कि जिस भी बॉडी का इलेक्शन आपने जीता है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करो, वहां के लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो, उस बॉडी जिससे आप जीते हो उनके लिए आप पॉलिसीज, अच्छी पॉलिसीज बनाओ, वहां अच्छे वेलफेयर स्कीम्स लेके आओ। अपना जो बाकी का पॉलिटिकल सर्कल है उसमें आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो, आपको इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज मिले हैं, आपको इम्पोर्टेंट रोल्स मिले उसमें, राइट। आपके साथ लोग अच्छे से कनेक्ट करें, तो जीतने के बाद के ये सारे काम है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मोस्टली पॉलिटिशियंस इलेक्शन जीत जाते हैं किसी तरीके से, तुक्के में जीत गए, किसी की लहर में जीत गए, इसकी लहर में जीत गए, उसकी लहर में जीत गए। जीतने के बाद 5 साल कैसे निकल जाते हैं, मतलब एक तो उनको जीतने का भी पता नहीं है कि क्यों जीत गए एग्जैक्टली। उस जीत को वो खुद को नहीं दे पाते हैं कि मेरी अब खुद की वजह से जीते और अगली बार भी हम ऐसा काम करेंगे और जीतेंगे, तो खुद को नहीं दे पाते हैं उसका क्रेडिट। फिर बाकी के जो 5 साल रहते हैं, उस 5 साल में वो जो टेन्योर जो भी रहता है, उस टेन्योर में वो इसी में रहते हैं कि यार कहीं मेरा पोजीशन डाउन नहीं हो जाए। मतलब बहुत सारी इनसिक्योरिटीज रहती है उनके मन में, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे उन्होंने वो अपना क्लियर नहीं किया हुआ है। अब क्या है, फिर से इलेक्शन आने वाले होते हैं, जब भी इलेक्शन का टेन्योर आपका पूरा हो रहा होता है, तो लास्ट के 1-1.5 साल में अगेन आप इसी टेंशन में आपके जाने लगते हैं कि पता नहीं इस बार क्या होगा, इस बार आप इस रेस में हो कि पार्टी टिकट नहीं देगी तो क्या होगा मेरा,
टिकट दे देगी तो उसके बाद की तो खैर टेंशन फिर भी रहती है आपको कि पता नहीं इस बार मैं जीतूंगा कि हारूंगा। उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगेन मध्य प्रदेश में इसी बार लोकसभा इलेक्शन में एक कैंडिडेट है फगन सिंह कुलास्ते। वो अभी उनको रिसेंटली न्यूज में भी थे, वो उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पोर्टफोलियो बीजेपी ने दिया था, एनडीए गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना है कि पिछले 4 बार से मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही बन रहा हूँ, तो अब मैं वापस से मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे कोई दूसरा पोर्टफोलियो दे, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। व्हाटएवर, ठीक है, इस वजह से अभी न्यूज में थे। उनका क्यों मैंने एग्जाम्पल लिया? उनका इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया क्योंकि अगेन इस बार लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी 29 आउट ऑफ 29 सीट्स जीत गई मध्य प्रदेश में। इससे पहले लास्ट ईयर वहां पे एमएलए वाले इलेक्शंस हुए थे, और एमएलए इलेक्शन में फगन सिंह कुलास्ते, जो कि 2019 में भी वो एज अ पार्लियामेंटेरियन जीते थे, मतलब वो भी 3-4 टर्म के एमपी हैं, उनको 2019 में जीतने के बाद 2023 विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी ने एमएलए की तरह खड़ा कर दिया था कि एमएलए का चुनाव कंटेस्ट कीजिए, और वो एमएलए का चुनाव 5000 वोटों से हार गए। तो आप सोचिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने तो भाई किसी एक पर्टिकुलर जो उनका एरिया है उसी